हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीडीपी का टॉप 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो 30 सवाल पूछा जाता है, 30 सवाल को देखेंगे। आप में से जो भी मित्र नए हो, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सीडीपी का साथ ही साथ सोशल साइंस एसएसटी जो पेपर सेकेंड होता है उसका क्लास प्रॉपर वे में दिया जा रहा है। क्लास आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आज के इस सेट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। 30 में से 30 अगर आपको लाना है तो यहाँ पर आपको जो भी क्लास दिया जा रहा है हर एक सवाल को आप अच्छे से समझते चलिएगा। साथ में यह भी कहना चाहेंगे, जहाँ भी आपको लगे समझ नहीं पा रहे हैं, दिमाग नहीं लगाइएगा, रट लीजिएगा। शायद आपको कोई ये बात ना कहे, लेकिन आपको ये बता दे रहे हैं कि आपको रट लेना है, सवाल को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो और भी ठीक समझ के रट लीजिएगा। काफ़ी जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। घर में अगर आप सेट लगाते हो या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको आपका आंसर सामने दिखेगा। यकीन मानिए, इस बात का आंसर आपको सामने दिखेगा। साथ ही आपसे यह भी कहना चाहेंगे, कोई एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर ले लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ आप ले लीजिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे ऑनलाइन क्लास देखो काम चल जाएगा। मेरा मानना है कि आपका ऑनलाइन क्लास देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना तो 4 में से 2 ऑप्शन ऐसा आपको दिखेगा जो आपको लगेगा कि यही दोनों सही है और आप वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाने की आदत ज़रूर डालिए। घर में कोई भी एक बुक ले लीजिए, पतला से पतला, मोटा से मोटा, जो बुक लेना है ज़रूर ले लीजिए। जिस भी पब्लिकेशन का मन हो ले लीजिए, लेकिन बुक ले लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आपको सीडीपी का क्लास देखना हो तो जैसा कि आपको बताया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे रहे हैं, वहाँ से टच करके देखिएगा। या फिर एसएसटी पेपर 2 सोशल साइंस का अगर आपको देखना हो, खास करके हिंदी में, इंग्लिश में नहीं आ रहा है क्लास अभी हिंदी में, तो वह भी आप देख सकते हो। आपको यह भी पता रखना है कि दिसंबर में आपका जो सीटेट का पैटर्न है, मतलब 90% समझ के चलिए कि पैटर्न हो सकता है चेंज हो जाए। तो जो भी लोग पहले से तैयारी किए हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 100% एफर्ट अपना अभी से लगाइए। क्योंकि अगर एक नंबर भी आपका कम रहता है तो आपको पता है दिक्कत करेगा, और अगली बार जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो जो नया पुराना वाला पैटर्न है चेंज होकर कुछ नया अगर आ जाएगा तो अभी का पढ़ा हुआ आपका सारा बेकार चला जाएगा। तो ऐसा नौबत ना आए, इसी बार आपको सीटेट क्लियर करना है, इसलिए प्रैक्टिस सेट अच्छे से घर में लगाइए, ऑनलाइन क्लास देखिए। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे आप एनसीएफ 2005 कहते हो, इसके अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है बताना है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ जो 2005 आपका आया था ना, उसके बारे में बताना है। मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ क्या चीज़ है। पहला कह रहा है पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। सेकेंड कह रहा है पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा कह रहा है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। और चौथा कह रहा है कक्षा में गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के तहत ध्यान रखना होता है। काफ़ी इजी और काफ़ी सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिए ज़रा सा। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है क्या कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, है ना। बिल्कुल सही हो जाएगा ना, सोच के देखिए। नॉलेज को क्या करना होता है, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना होता है ना। तो यहाँ पर नंबर 3 बिल्कुल सही है ना। नंबर सेकेंड कह रहा है एक प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक है, या फिर अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति है, या फिर अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, या फिर नंबर 4 उपरोक्त सभी। बताइए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ना ध्यान रखिएगा, अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं होता है, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति है,
और अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, ये चारों रीजन हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपको बताना होता है। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्यों? तो ये चारों रीजन आपका यहाँ पर बिल्कुल, तीनों रीजन बिल्कुल सही है। नंबर 4 को यहाँ पर टिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ साथ अनुकूल भी करता है, क्या कहलाता है बताइए। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करता है, सामाजिक व्यवहार को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और उसके साथ अनुकूल करता है, मतलब उसके साथ मिलजुल जाता है सही तरीके से, वह क्या कहलाता है। आकलन, समाजीकरण, नैतिकता या फिर समायोजन। तो आप समझ गए होंगे, नंबर 2 राइट आंसर है। उसे सामाजिक व्यवहार में मिलने को, स्वीकार करने को आप समाजीकरण कहते हो। नंबर 4 कह रहा है, जब कोई बालक अपना स्वमूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन कैसा मूल्यांकन है। फिर से सवाल को समझिए। कह रहा है, जब कोई बालक अपना स्वमूल्यांकन मतलब खुद का मूल्यांकन करता है, साथ ही साथ सहपाठी मतलब दोस्तों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाएगा। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन या फिर रचनात्मक मूल्यांकन। इस तरह में आपको रचनात्मक मूल्यांकन बताना होता है। नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब कोई बालक खुद का तो मतलब कहिए कि खुद के बारे में तो जांचे परखे ही, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के मूल्यांकन में भी रोल प्ले करे, तो इस तरह के मूल्यांकन को आप रचनात्मक मूल्यांकन कहते हो। नंबर 5 कह रहा है, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस तरह की आकलन का संकेत कर रहा है। सवाल को समझ गए। लक्ष्मी अपनी कक्षा को कहाँ पर लेकर जा रही है, क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। ठीक है, वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह सीखने का आकलन है, सीखने के लिए है आकलन, आकलन के लिए सीखना है या फिर आकलन का सीखना है। सीखने का आकलन इसे हम लोग कहते हैं। नंबर 1 सही जवाब है, जरूर याद रखिएगा। अगर सवाल इस तरह से आए कि लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है। यह सीखने का आकलन की ओर चर्चा करता है। क्या करता है, सीखने के लिए आकलन का चर्चा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 6 कह रहा है, प्रतिद्वंद्वता समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंद्वता समाजीकरण कौन से वाले, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में आता है बताइए। प्रतिद्वंद्वता पूछे, प्रतिद्वंद्वता समाजीकरण, तो बताना होता है किसमें यह आता है। तो यह आता है आपका बाल्यावस्था में। याद रखिएगा, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक अवस्था काल कहा गया है। याद रहेगा, नहीं रहेगा तो भी याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वता समाजीकरण की अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वतात्मक समाजीकरण की अवस्था के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नंबर 7 कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है। पहला कह रहा है, अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण के द्वारा, या फिर समावेशन एवं समायोजन के द्वारा, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के द्वारा, या फिर सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता के द्वारा। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है। राइट आंसर हो जाएगा नंबर यहाँ पर आपका 2, समावेशन और
जो समायोजन है इसके तहत सही जवाब हो जाएगा ये। ध्यान रखिएगा, पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया समावेशन और समायोजन जैसा विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा घटित होता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का मतलब वैसा कंडीशन जिसमें कि मतलब जो भाषा, चिंतन, याद करने की शक्ति, तर्क करने का शक्ति, ये सब जब बढ़ता है इसे ही संज्ञानात्मक प्रक्रिया या फिर संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, जब बच्चा सूचना वगैरह अपने पास लेना स्टार्ट कर देता हो। नंबर सेकेंड काफ़ी मतलब आपको ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिक क्रियाकलाप परीक्षण है? शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण या फिर बिन साइमन परीक्षण? बताइए कौन सा बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण है? निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण से हैं? यहाँ पे आपको पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण को याद कर लेना है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण पूछे यानी कि व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, व्यक्तिगत आप याद रखिएगा तो भूल जाते हैं हम लोग ना, भूल भुलैया, तो इस तरह से याद रख सकते हो, भूल भुलैया परीक्षण कहलाएगा। जैसा कि पहले भी बताया गया है, सवाल हूबहू आएगा, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस वगैरह लगाना होता नहीं है, बस सारे सवाल को समझ लीजिए, जहाँ भी लगे समझने में दिक्कत है उसे रट लीजिए और काफ़ी जल्द आपका एग्जाम है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको खुद से जवाब आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है कि अन्वेषण का सिद्धांत, जोरेम एस ब्रूनर। सेकेंड कह रहा है शाब्दिक अधिगम, जिसे आप प्राप्त अधिगम कहते हो, इसका सिद्धांत आशुबेल। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक दशा यानी कि क्षेत्र सिद्धांत जो है ये कर्ट लेविन के द्वारा, और अनुकरण सिद्धांत कह रहा है क्लार्क एल हल के द्वारा ये दिया गया था। बताइए कौन सा गलत है? देखिए, अन्वेषण का सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे कौन थे? जोरेम एस ब्रूनर थे, सही जवाब है। शाब्दिक अधिगम के प्रवर्तक पूछे कौन थे? तो आपको आशुबेल बताना होता है। प्राकृतिक दशा सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको कर्ट लेविन बताना होता है। अनुकरण सिद्धांत क्लार्क एल हल पूछे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान आना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मार्क्स, सबसे पहला नाम याद रखिएगा, मार्क्स वेक्सलर। ठीक है, नंबर सेकेंड इसी के साथ शामिल हैं कौन लोग थे? तो चैपेनीज कहलाते थे, वे नाम था उनका। और तीसरा आपको याद रखना होता है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सैली प्लस हर्ली करके नाम आपको याद रखना है। ये तीन नाम अनुकरण सिद्धांत से संबंधित रहे हैं, ये दिए हैं, यही तीनों व्यक्ति दिए हैं। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िएगा नहीं। दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि इसे छोड़ देते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। एक नंबर जो है ना 89 पे अटका देगा ना अगर, या फिर अगर आप किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं और एक नंबर आपका कम कर देगा ना, तब पता चलेगा। इसीलिए कुछ मत करिए, बस इसे याद करिए अच्छे से, इस सवाल को खास करके। नंबर 10 कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है कि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 2026 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक में कह रहा है? 2026 तक में। सेकेंड कह रहा है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। थर्ड कह रहा है इस नीति के निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन का प्रमुख योगदान है। नंबर 4 कह रहा है इस शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। पता है, इस सवाल को थोड़ा फास्ट पढ़े हैं। क्यों फास्ट पढ़े हैं पता है? क्योंकि पहला नंबर पॉइंट ही जो है वो गलत है। अगर आपने थोड़ा सा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा 2026 नहीं बल्कि 2030 तक में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तो जवाब है, पहला वाला ही गलत था, है ना, इसलिए आगे पढ़ने का भी मन नहीं था। हाँ, आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए, आपके जुलाई वाले सीटेट में हूबहू सवाल आएगा।
ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2026 की जगह 28 कर देगा, 30 कर देगा, 6 की जगह 8%, नहीं। यकीन मानिए सवाल हूबहू उठ के आएगा। दिसंबर वाले में क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे पहला वाला सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि को भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती का कारण बनती है। कह रहा है ना कि कौन सा ये प्रॉब्लम है जो ध्यान देने और कोई काम अगर लंबा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको करने में दिक्कत होता है। वह प्रॉब्लम क्या होता है? ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता विकार है, लेखन वैकल्य है, पैठन है, दृष्टि है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि ना देखिए, दृष्टि तो होगा नहीं, पठन होगा नहीं, लेखन है होगा नहीं, इसमें आपको पता है डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया वगैरह आ जाता है। हाँ, ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता विकार यहाँ पर आता है। कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती का कारण बनती है। तो दोस्तों ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता विकार है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सही जवाब है। नंबर 12 कह रहा है किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? लेव वाइगोत्स्की, पियाजे, हावर्ड गार्डनर या फिर इवान पावलोव? बताइए। रूस के मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की साहब। ये क्या किए हैं? यही किए हैं। क्या किए हैं? इनका कहना था कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है। नंबर पहला सही जवाब है। ठीक है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है? वाइगोत्स्की। यहाँ पर नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। नंबर 13 कह रहा है कि एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? बताइए, क्या करना चाहिए शिक्षक को? पहला, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करेंगे। गलत है ना, पढ़ना भी नहीं है ज़्यादा। छात्रों द्वारा दी गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। गलत। छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए। क्यों भाई, भ्रांति को मजबूत क्यों करेंगे? छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पार प्रदान करना चाहिए। पार का मतलब आप जानते हो ना, थोड़ा सा आप उसे हेल्प कह सकते हो। पार मतलब थोड़ा सा हेल्प कर देना, मदद कर देना, थोड़ा सा इंडिकेट, वो आप सजेस्ट कर दे रहे हो, इंडिकेट कर दे रहे हो क्या होना चाहिए, इसे ही पार कहते हैं। नंबर 4 सही जवाब है। नंबर 14 कह रहा है कि एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। सवाल को समझिए, एक नया विषय, कोई नया टॉपिक है, उस पर परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे? जो छात्रों को पूरी तरह से अपरिचित क्षेत्र हो, या फिर वैसा पूछना चाहिए जिसका संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो, या फिर पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित ना हो, या फिर अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। बताइए। तो यहाँ पे नए सब्जेक्ट को पढ़ाते समय टीचर को अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व के ज्ञान से जोड़ करके देखना चाहिए, जोड़ करके बताना चाहिए, है ना। सीडीपी में आपने पहले पढ़ा होगा ये। नंबर 4 सही जवाब है। नंबर 15 कह रहा है कि बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है। समझिए, बालक की शक्ति का वह अंश, कोई बच्चा है, उसके अंदर कोई ऐसा पावर है, ठीक है, कोई ऐसा पावर है जो किसी काम में नहीं आ रहा है, वह कह रहा है खेल के बाद माध्यम से बाहर निकल जा रहा है। तो वह कैसा सिद्धांत कहलाता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत, या फिर अधिगम का सिद्धांत? बताइए कैसा सिद्धांत कहलाता है? तो देखिए, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है, थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ पे लगाइए, वह खेल के माध्यम से बाहर निकल जा रहा है ना, तो वो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत के तहत आता है। ठीक है, क्या होगा? अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत आता है। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत में। नंबर 16 फ्रेंड्स, देखिए नंबर 16 को देखने से पहले थोड़ा सा आपसे कहना चाहेंगे कि आपने देखा होगा जो भी क्लास आता है बीच में आपको ये बात नहीं कहते हैं, लेकिन आज के इस क्लास में आपको कह रहे हैं। दोस्तों, अपना वीडियो को लाइक
मतलब काफ़ी लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। लाइक साथ ही साथ शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बात आप यहाँ पर ध्यान दें, आप में से काफ़ी ऐसे मित्र हैं जिनका कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि सर सीटेट का क्लास ला दीजिए, खास करके सोशल साइंस का, यानी कि जिसे आप पेपर 2 कहते हो, जिसका आप क्लास देख रहे हो, जिसका कि आप सीडीपी का भी आप जैसे क्लास देख रहे हो, तो सीडीपी और सोशल साइंस दोनों क्लास अभी प्रॉपर वे में आपके लिए आ रहे हैं। आप ना एक काम करिए, जब अभी आपको ये बात कह रहे हैं ना, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा क्या करिए, चैनल के अंदर आ जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है, या नहीं तो और भी काफ़ी सारा वीडियो है जो आप मानिए ना कि अभी कुछ मतलब 1-2 महीने से तो क्लास आ नहीं रहा था, तो आप लास्ट का 10-15 वीडियो को थोड़ा सा पहले जाके देखिए। आप पाएंगे किसी वीडियो में 20,000 लोग देखे हैं, कहीं पे 50,000 देखे हैं, कहीं पे 70,000 लोग देखे हैं, ठीक है, कहीं पे 5,000 भी देखे हैं। आप ज़रा सा देखिएगा, इतना ज़्यादा लोग क्लास को देखते हैं इस चैनल पर। किस तरह का क्लास आ रहा था, जैसे बिहार सचिवालय था, दरोगा था, या फिर एनसीईआरटी का खास करके जो क्लास होता है 6 to 12 का सार संग्रह के रूप में, उस तरह का क्लास यहाँ पे दिया जा रहा था। लोग कितने थे देख रहे थे, 20,000, 50,000, 70,000। आप खुद से एक बार देख लीजिए, अगर आपको झूठ लग रहा हो तो आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन आप में से काफ़ी मित्र और काफ़ी जान पहचान के भी ऐसे मित्र हैं जिनका कि मतलब जो सीटेट है उसमें हवा टाइट हो जाता है, तो उनका कहना था कि आप इसका क्लास प्रॉपर वे में दीजिए, आपके लिए क्लास आना स्टार्ट हुआ है। तो आपसे ना दोस्तों बस इतना आशा करते हैं कि वीडियो को ना आप 2-4 जगह शेयर कर दीजिए। आपके जान पहचान में कोई बीएड वाला ग्रुप हो या फिर किसी आप ग्रुप में जुड़े हैं ना, आप ना थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिए। आप खुद से अभी देखिए, जो भी आप लोग क्लास देख रहे हैं, अभी कितना व्यू इस वीडियो पे गया है। आप सोच के देखिए, क्या मेहनत करने का मन इस तरह से करेगा? आप खुद से कहेंगे नहीं, नहीं करेगा। और आपको पता है ना, लाखों चैनल है यूट्यूब पे और काफ़ी लोग बता रहे हैं आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ख़राब पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आप जान ही रहे हैं। उनका इतना ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो क्या इस चैनल पर यानी कि एबीसी एकेडमी में आप कुछ लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं, खास करके सीटेट के लिए? अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपसे आशा करेंगे कि आप ज़रूर ऐसा करिए। 2-4-5 जगह हर व्यक्ति शेयर कर दीजिए और वीडियो को जितना भी लोग देख रहे हैं लाइक कर दिए। जितना दिखते हैं कम से कम मतलब 80% लाइक होना चाहिए। बहुत सारे मित्र हैं जो लाइक नहीं करते हैं, क्लास देख रहे हैं, और सब जगह रील्स वगैरह देखते होंगे तो वहाँ तो लाइक शेयर सब कुछ कर देते होंगे, है ना, बिना बोले हुए। तो आपसे आशा करेंगे कि आप ये काम कर दीजिएगा ताकि बचे हुए दिनों में बेस्ट से बेस्ट क्लास आपके लिए आए। आप लाइक शेयर तो करिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगता है, फिर देखिए क्लास कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से और कितना ज़्यादा क्लास आपके लिए आता है। आ जाइए नंबर 16 पे। ये सब कहना नहीं चाहते हैं लेकिन आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो इसलिए आप लोग कह रहे थे, प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। आशा है कि आप कर ही देंगे, है ना, दोस्त के जैसे हैं आप, मित्र हैं, है ना। एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से दीजिए। चलिए आइए नंबर 16 को देखते हैं। कह रहे कि बच्चे स्कूलों में अकादमिक संपत्तियों के अतिरिक्त मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं। अभिकथन मतलब कह रहा है बच्चे स्कूल में अकादमिक संपत्ति, मतलब जो सेशन का जो आपका क्लास चलता है बुक से पढ़ते हो वह तो पढ़ता ही है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बातें यानी कि धारणाएं वगैरह सीखता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तर्क क्या दिया कि स्कूल जो है ना सामाजिकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। बताइए क्या सही है, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है? देखिए दोनों एकदम सही है और तर्क भी सही दिया गया है। स्कूल आपको पता है सामाजिकरण की द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है, बच्चे वहीं पे सब कुछ सीखते हैं। और स्कूल में क्लास का जो बुक होता है उसके पढ़ाई के अलावा और भी काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपको ए नंबर टिक करना था। नंबर 17 है यहाँ पर, कह रहा है कि वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक पूछा है, बताइए। देखिए वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में किसका पूर्वाग्रह का पड़ता है ना। हम लोग जानते हैं पूर्वाग्रह को समाप्त करना होता है ना। तो पहला तो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पहला हो जाएगा तो सब ऑप्शन में दिख रहा है। सेकेंड, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ का प्रभाव एकदम पड़ता है। तीसरा कह रहा है कि अवरोही पाठ्यचर्या, बिल्कुल अवरोही पाठ्यचर्या का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस पर? वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा में खास करके।
चौथा करेक्ट, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या नहीं, स्थानीय संस्कृति और भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या पर ना वंचित एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों पर यह फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्थानीय संस्कृति है या फिर भाषा है, उसी के बारे में कहा गया है कि बच्चों को पहले शिक्षा देना चाहिए। तो यहाँ पर तो नेगेटिव असर पड़ेगा नहीं, चौथा वाला गलत है और यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, लेकिन तीनों हम लोगों को चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 17 का 2 को टिक करना है, यहाँ पर नंबर 17 का 2 सही जवाब हो जाएगा। नंबर 18 कह रहा है प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि ना नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब, सेकेंड का आपका सॉरी एक सेकेंड, अच्छा पेज रिपीटेड है, आ जाइए नंबर 18 पर। ठीक है, कह रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान है, यानी युग्म है। प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही युग्म क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। पहला कह रहा है जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा से आता है। सेकेंड कह रहा है समकक्षों की सराहना, आंतरिक प्रेरणा होगा। शिक्षक की प्रशंसा से आंतरिक प्रेरणा आता है, या फिर मैच में ट्रॉफी मिलने से आंतरिक प्रेरणा आता है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, है ना। जिज्ञासा अगर आपके अंदर है, बच्चों के अंदर है, तो ही आंतरिक प्रेरणा मिलता है। मन में अगर किसी चीज़ को करने की ललक है, वीडियो को अगर शेयर करने का ललक है अंदर, कोई रोक नहीं सकता है ना। और मेरे कितना भी कह देने के बाद अगर किसी को मन नहीं होगा तो वो शेयर नहीं ही करेंगे, ये आपको पता है ना। तो बस वही है, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा का स्रोत बनता है। नंबर ए सही जवाब है। मजाक सजाक तो बहुत करते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं ना, जब फेस टू फेस आएंगे तब चलेगा। नंबर 19 कह रहा है प्रसिद्ध मनोविज्ञानी नाम है जीन पियाजे, इनके अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। किसके बारे में कह रहा है, पियाजे साहब के बारे में कह रहा है। पियाजे जो थे, इनके अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। वैचारिक क्रिया अवस्था में, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में, विवेचना रहित विचार अवस्था में, या फिर संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचार की तैयारी वाले अवस्था में। बताइए ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास कब होता है, तो बताना होता है संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में होता है। संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। किसके द्वारा, तो पियाजे साहब के द्वारा। नंबर 20 कह रहा है सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी, देखिए सामाजिक जो निर्माणवादी होते हैं ना, वो सैद्धांतिक बच्चे को किस तरह से देखते हैं। एक कोरी पट्टी के रूप में, या फिर ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, या फिर लघु वयस्क। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, टिक करना होता है नंबर 3। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी को बच्चों को माना जाता है। सामाजिक निर्माणवादी मानते हैं सैद्धांतिक बच्चे को किस रूप में, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में। समावेशी शिक्षा समर्थन करती है, पढ़ने के साथ ही समझ जाएंगे आप। समावेशी शिक्षा समर्थन करती है असमर्थ बालकों हेतु अलग खेल का मैदान नहीं, गलत। असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट समय सारणी कह रहा है। असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का, या फिर असमर्थ बालकों के लिए समर्थ बालकों के द्वारा बालकों के विद्यालय में अलग कक्ष, अलग थलग तो करना ही नहीं है। पहला और चौथा तो आपको ऐसे ही टिक कर देना है। दूसरा तीसरा में शायद आपको समझ आ भी गया होगा सही जवाब। असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देना होता है। ठीक है, विशिष्ट समय सारणी नहीं देंगे, विशिष्ट समय सारणी देते हैं तो उसे ही अलग थलग करना कहते हैं, विशिष्ट तो करना ही नहीं है। और समर्थ बालक को समर्थ बालक के साथ समान अधिकार आप देंगे, अपने आप धीरे धीरे जगह पे बच्चे आ जाते हैं। हम लोग के साथ तो वैसा होता नहीं था, है ना। और समर्थ रहते तो जो टीचर लोग होते थे, मास्टर साहब होते थे, कूट देते थे पकड़ के। आप में से भी कोई कुटाई खाए हैं तो बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत दिया गया है वो क्या दिखाता है, वो क्या प्रूफ किया है कि विकास सिर से पांव तक होता है, या विकास केंद्र से छोरों की ओर होता है, या विकास पैर से सिर की ओर होता है, या फिर विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। बताइए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है क्या? विकास सिर से पांव तक होता है। नंबर 1 राइट आंसर है। नंबर 23 कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको पता है पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 0 to 6 आप कह सकते हो, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को कहते हैं। इसे आप एक और नाम से जानते हो, बताइए किस नाम से? शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें CDP वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। हर तरह का सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। शैशवावस्था होता है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। अब यहाँ पे बताना है क्या होना है, अनुकरण, स्पर्धा, परिपक्वता या फिर खेल। कौन सा इनमें से प्रमुख नहीं है? यहाँ पे प्रमुख नहीं होता है नंबर 3, परिपक्वता नहीं आता है। अनुकरण करेगा यानी कि कॉपी करेगा, स्पर्धा करेगा, खेल तो बच्चा करता ही है 0 से 6 साल के साथ 6 वर्ष के बच्चे। क्या उसमें परिपक्वता आता है, मैच्योरिटी आता है? नहीं आता है उस समय में। कह रहा है कि किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफ़ी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते समय ध्यान रखें। किस चीज़ का? समस्या के महत्व का, अव्यवस्थित तथ्यों के मूल्यांकन करने का, तथ्यों को असंगठित करने का, या फिर सभी का। यहाँ पे जब आंसर आप कट करते जाएंगे ना तो अपने सही जवाब मिलेगा। सही नहीं ढूंढना है, गलत को हटाइए ना, देखिए जवाब कैसे मिलता है। देखते हैं, किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफ़ी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है। तो शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या समाधान कराते समय ध्यान रखें। किस चीज़ का? तथ्य को असंगठित करेंगे? नहीं भाई, गलत है। अव्यवस्थित तथ्यों का मूल्यांकन, अव्यवस्थित का तो करेंगे नहीं। समस्या के महत्व का, बिल्कुल आपको समस्या का महत्व पता होगा। अगर आपको आपके सीटेट का वैल्यू पता होगा, सीटेट अगर आप क्लियर कर देते हैं तो बहुत जल्द आप टीचर बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? समस्या समाधान करते समय टीचर को यही ध्यान रखना चाहिए कि सीटेट कैसे भी बच्चे उनके पास कर जाए, फिर उनको पता चलेगा भविष्य में क्या करना होता है। काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर सोचिएगा। कह रहा है कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या होना चाहिए? न्याय, देखभाल, भलाई या फिर त्याग। और कह रहा है स्त्रियों की नैतिकता का जो आधार है वो देखभाल होता है, न्याय होता है, त्याग होता है या फिर भलाई करने का होता है। बताइए। देखिए, कैरोल गिलिगन ने लॉरेन कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया था कि पुरुष का जो नैतिकता का आधार है ना, वो होता है सबसे पहले भलाई का, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या होता है? त्याग करने का। स्त्रियों की नैतिकता, आपको पता है ना कि स्त्रियां काफ़ी ज़्यादा त्याग भी करती हैं। आप अपने घर में अपनी माँ को देख सकते हैं, बहन को देख सकते हैं। हम लोगों के लिए, हम लड़कों के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। तो त्याग यहाँ पर महिला से जुड़ जाएगा, स्त्री से जुड़ जाएगा, है ना। बस अगर त्याग जुड़ जाता है तो आपको आपका आंसर खुद से मिल जाता है। त्याग, बलिदान देने का जब भी काम आता है तो हमारी माँ बहन ही देती हैं। नंबर 26, तो थोड़ा सा इज्जत वगैरह भी दिया करिएगा। माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, है ना, गर्लफ्रेंड हो, उनको भी। नंबर 26 कह रहे हैं शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? सवाल को समझिए दोस्तों, शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? अर्थ है शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, या फिर जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, या फिर क्रियाशील छात्रों को काम में व्यस्त रखना चाहिए अन्यथा वे अनुशासनहीन बन जाते हैं, या फिर सभी।
आशा है कि आपको जवाब मिल गया होगा, है ना। शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का मतलब होता है जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, है ना। शिक्षा की क्रियाशीलता के सिद्धांत का यही मतलब होता है। नंबर 27 कह रहा है एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? सवाल को फिर से पढ़ेंगे। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा, मतलब बच्चे चिंतन कर सके वैसा सुविधा उनको देने का मतलब मन है, इरादा है। तो उनको क्या करना चाहिए? छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए, या फिर छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर छात्रों को रटने या याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए, या फिर छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करनी चाहिए। बताइए सही जवाब क्या होगा। एक शिक्षक का इरादा अगर अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है तो छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इस तरह का वर्ड जब भी आए तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है, आंसर आपका यहीं छुपा होता है। हर जगह प्रोत्साहित मतलब अच्छे सेंस में करने का अगर ऑप्शन मिले तो आप टिक कर सकते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है क्या? छात्रों के लेखन कौशल की जांच, छात्रों की अभिरुचि की जांच, या फिर छात्रों की संगठनात्मक क्षमता की जांच, या फिर छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपर्जन की जांच करना होता है। बताइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य होता है छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य नंबर 4 सही जवाब है। नंबर 29 कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। सवाल समझ गए? कक्षा में विद्यार्थियों को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। काफ़ी कुछ हो सकता है अगर बच्चों में प्रतिस्पर्धा लाते हैं, कंपटीशन लाते हैं। तो आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चे के विकास में हानिकारक हैं? अगर कंपटीशन वगैरह करवाते हैं तो आपको क्या लगता है क्या क्या नुकसान हो सकता है? पहला कह रहा है इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। क्या यह सही है? सोचिए। बिल्कुल ये ऐसा होता है, ठीक है। सेकेंड कह रहे हैं इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। बिल्कुल, है ना। नेगेटिव असर तो पड़ेगा ही, चिंता का स्तर बढ़ेगा। दोनों सही है। तीसरा कह रहा है इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। मतलब जो बच्चे तेज हैं वैसे बच्चे को चिन्हित करेंगे। चिन्हित मतलब लेवल करना। आपको बार बार कहा गया है कि लेवलिंग नहीं करना होता है बच्चों पर, तो यह भी प्रॉब्लम होगा। चौथा कारक इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए तैयार किया जा सकता है। तो नहीं, यह भी नहीं करना होता है, ठीक है। बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए तैयार किया जाता है वैसा बच्चा जिस पर लेवलिंग किया गया, तो ये भी नहीं करना होता है। नंबर 3 सही जवाब है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नंबर 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कह रहा है मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा कि 5 में 4 देखिए कह रहा है मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा कि 5 में 2 से गुना करने पर क्या आएगा। तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगती है तथा मीरा को उत्तर बता रही है। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा का किस प्रकार से चिंतन हो रहा है? आपको सवाल फिर से पढ़ के समझा रहे हैं, खुद भी समझिए। मीरा एक टीचर है, अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछ रही है 5 गुना 2 कितने होता है। समझिए ना, 4 गुना 8 कितना होता है, 10 गुना 15 कितना होता है। कुछ भी सवाल एक पूछा जा रहा है बच्चे से, इतना गुना इतना होता है कितना। छात्रा अपनी जगह पर खड़ी होती है, थोड़ा देर तक सोचती है
और फिर उत्तर बता देती है, बात खत्म। बस आपको ये बताना है कि प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही थी, वह जो बच्ची सोच रही थी, गुणा कर रही थी मन में, जोड़ घटा भागा कर रही थी, वो क्या था? सृजनात्मक था, अभिसारी था, अपसारी था, या फिर उसे आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, बताइए। तो बस आपको यहाँ पर याद रखना होता है, इस तरह का सोच जो अगर होता है, मतलब चिंतन किया जाता है, उसे हम लोग अभिसारी चिंतन के नाम से जानते हैं। मीरा अपनी कक्षा में अगर एक बच्चे से, या फिर आप यानी कि राहुल हैं, अगर एक बच्चे से कोई सवाल पूछ रहे हैं, इतना गुना इतना कितना होता है, बच्चे अपने सीट पर खड़ा होकर के थोड़ा देर सोचता है, मतलब मल्टीप्लाई मन में कर रहा है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपना जवाब वो टीचर को बता दे रही है, या फिर बच्चा है तो जवाब बता दिया जा रहा है उसके द्वारा। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही है, तो उस तरह के चिंतन को अभिसारी चिंतन कहते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे, है ना, अभिसारी चिंतन सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर आपने सेकेंड को देखा, जो कि आपका CDP से था। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा कि बीच में आपको कहे थे कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको थंबनेल 2 शो करेगा, उसे टच करिएगा। पहला नंबर सेट और जो आपका एक और जो सोशल साइंस का सेट है, दोनों यहाँ पर शो कर रहा है। जिस भी क्लास को आपको देखना हो टच करिए, उसे देखिए। कुछ कहना होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्लास अच्छा लगे तो वह भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि खुद से भी मोटिवेट हो आपकी वजह से, और क्लास बेहतर से बेहतर यहाँ पर आपको दिया जा सके।